इकाई 2 पार्ट 2 आदिकाल। इसमें आज हम करेंगे रासो काव्य। रासो काव्य दो रूप में मिलता है। पहला होता है प्रबंध एवं वीर गीत, जिसको बैलेडस ने संबोधित किया। प्रबंध गीत अलग होता है, वीर गीत अलग होते हैं। फिर प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ जो है खुमान रासो है। अगर प्रबंध काव्य का अगर सबसे पहला ग्रंथ देखा जाए तो वो है खुमान रासो। फिर है वीर गीत, वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ जो है बीसल देव रासो। और वीर गीत काव्य का, वीर गीत और वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ देखा जाए तो वो बीसल देव रासो है। मतलब कुमार रासो जो है वो प्रबंध ग्रंथ, प्रबंध काव्य का पहला ग्रंथ है, और बीसल देव रासो जो है वो वीर गति वीर काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ। अब प्रमुख रासो ग्रंथ, प्रमुख रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं, इनका रचनाकार कौन है, रचनाकाल क्या है, और कौन से काव्य रूप में है ये। सबसे पहले रचनाकार का नाम दिया है इसने, खुमान रासो। पहला जो रचना है खुमान रासो, ये लिखी थी दलपत विजय ने। इसका जो रचना काल है वो 9th सेंचुरी है। काव्य रूप प्रबंध काव्य है। ये क्या है, प्रबंध काव्य है। अब इससे संबंधित कुछ बिंदु दे रखे, इसके अंदर क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है। चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन किया गया है। खुमान रासो के अंदर चित्तौड़ के जो राजा हैं खुमान, उनकी वीरता का वर्णन किया गया, इसीलिए इसका नाम खुमान रासो रखा गया। मेवाड़ के परवर्ती शासकों, जिसमें महाराणा प्रताप, राज सिंह, इनका वर्णन है। इसमें लगता है कि यह रचना 17th सेंचुरी के आसपास की है, किंतु यह बाद में जोड़ा गया। मतलब इसको देखकर, जिसमें महाराणा प्रताप और राज सिंह के बारे में लिखा, तो इससे पता चलता है कि 17th सेंचुरी के आसपास की रचना है, लेकिन इसे बाद में इस रासो, कुमार रासो के अंदर जोड़ा गया। इसके अंदर 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। यह जो है इसके अंदर 5000 छंद है। इस काव्य ग्रंथ के अंदर 5000 छंद है। तो पहला था खुमान रासो, उसको लिखा था दलपति विजय ने, और इसके रचना काल है 9th सेंचुरी, और काव्य रूप प्रबंध काव्य है। और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चित्तौड़ के राजा खुमान की वीरता का वर्णन इसके अंदर किया गया है। इसके अंदर 5000 छंदों का विशाल, ये जो है 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। इसके अंदर मेवाड़ के परवर्ती शासक, मतलब पहले के जो शासक थे महाराणा प्रताप, राज सिंह, उनका वर्णन भी देखने को मिलता है। तो ये था खुमान रासो। दूसरा है विजयपाल रासो। ये रचना लिखी थी नल सिंह भाट ने। विजयपाल रासो लिखी थी नल सिंह भाट के अंदर 11th सेंचुरी। कब लिखी थी, 11th सेंचुरी में लिखी थी। इसका काव्य रूप जो है वीर गीत है। इसके अंदर वीरता का वर्णन इसीलिए क्या है, वीर गीत है। यह रचना अनुपलब्ध है। यह रचना किसी के पास नहीं है, किसी भी लाइब्रेरी में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। अब इसके अंदर क्या लिखा गया, इसके अंदर विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ है। मतलब उनके बारे में लिखा गया है, उनकी वीरता के बारे में, उनके शौर्य के बारे में, उनकी प्रशंसा लिखी हुई है। इसके अंदर विजयगढ़ के राजा विजयपाल की प्रशंसा लिखी है विजयपाल रासो के अंदर। तो ये 11th सेंचुरी का ग्रंथ है। इसकी जो रचनाकार है वो नल सिंह भाट है। फिर आता है बीसल देव रासो। इसकी जो रचना की थी वो नरपति नालह ने की थी। इसकी जो रचना काल है वो 12th सेंचुरी है। ये भी एक वीर गीत है। इसमें एक विरह परक संदेश काव्य। विरह परक मतलब इसके अंदर दो बिछड़े हुए लोगों के बारे में बताया गया, जिसमें अजमेर के राजा चौहान बीसल देव तथा राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। इसके अंदर दो प्रेमियों की कथा है, जिसमें एक तो बीसल देव के राजा, अजमेर के राजा है चौहान बीसल देव, और राजा भोज की पुत्री है राजमती। उनके विवाह के बारे में लिखा है, उनके वियोग के बारे में लिखा है, उनके पुनर्मिलन के बारे में लिखा है। रासो होते हुए भी प्रधानता श्रृंगार काव्य। जहां प्रेम आ गया तो वहां पर ये श्रृंगारी काव्य बन गया। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन इसी में मिलता है। 12 मासा का मतलब क्या होता है, 12 की 12 ऋतु, 12 के 12 महीनों का जहां वर्णन होता है वो 12 मासा होता है। तो सबसे पहले 12 मासा का जो वर्णन किया गया इसी काव्य के अंदर किया गया है, बीसल देव रासो के अंदर। तो क्वेश्चन बन सकता है एनटीए के अंदर कि सबसे पहले 12 मासा का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो वो बीसल देव रासो में मिलता है, जिसको लिखा है नरपति नालह ने, और ये इसकी रचना काल है 12th सेंचुरी, और ये एक वीर गति काव्य है, वीर गीत काव्य है। इसके बाद आता है पृथ्वीराज रासो। ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो लिखा था चंदबरदाई ने, चंदबरदाई ने लिखा था, और इसके उत्तरार्ध को पुत्र जलहन ने रचा था। मतलब इसका जो एंड था, वैसे तो चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, लेकिन जो इसका एंड है वो लिखा है जलहन ने, जो कि चंदबरदाई के ही पुत्र थे। इसका भी रचनाकाल 12th सेंचुरी है, और ये प्रबंध काव्य है, और ये पिंगल शैली में है। मतलब ज्यादातर राजस्थानी से रिलेटेड है, इसलिए पिंगल शैली में है। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के अलावा संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी सुंदर वर्णन इस ग्रंथ के अंदर किया गया है। तो पृथ्वीराज रासो के अंदर पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता का तो वर्णन किया ही है, साथ में संयोगिता जो उनकी प्रेमिका थी उसकी प्रेम, उन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन भी इसमें किया गया है। 69 समय, मतलब 69 सर्ग है इसके अंदर, और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है इसके अंदर। मुख्य छंद है कवित, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। मतलब ये अपने आप को एक्सप्लेन करने के अलग अलग तरीके। कवित मतलब कविता के रूप में, छप्पय मतलब गांव के गीत होते हैं, दूहा दोहों के रूप में, तोमर, त्रोटक, इन सब के रूपों में इसको व्यक्त किया है। चंद कवि छप्पय छंद के विशेषज्ञ थे। जो चंद बरदाई थे वो छप्पय छंद के विशेषज्ञ थे, इसीलिए उन्होंने छप्पय छंद में इसको लिखा भी है।
इसके बाद आता है जयचंद प्रकाश। ये रचना है जयचंद प्रकाश, इसको लिखा भट्ट केदार ने। जयचंद प्रकाश रचना का नाम है, भट्ट केदार इसके राइटर है, इसके रचयिता है। इसका समय है 12th सेंचुरी। ये एक वीर गीत प्रबंध है। इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन होना अनुमानित किया जाता है। फिर इसके और दोनों ग्रंथ अप्राप्य हैं, मतलब ये दोनों ग्रंथ मिलते नहीं है, किंतु सिंठायच दयालदास कृत राठौरा की ख्यात में इनका उल्लेख है। मतलब राठौरा की ख्यात एक और ग्रंथ है जिसके अंदर इनका उल्लेख किया गया। अब दोनों ग्रंथ, एक तो हमने जयचंद प्रकाश लिखा और दूसरा ग्रंथ जो था वो था जय मयंक जस चंद्रिका। इसको लिखा था मधुकर कवि ने। इसका समय भी 12th सेंचुरी था और इसका ये भी एक प्रबंध काव्य है। तो ये दोनों रचनाओं के बारे में लिखा है। दोनों रचनाएं कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन है इसके अंदर। और ये दोनों ग्रंथ मिलते नहीं है, लेकिन इनका जो जिक्र है वो राठौरा की ख्यात के अंदर किया गया, जो कि ग्रंथ किसने लिखा है? सिंठायच दयालदास ने लिखा है। ठीक है। फिर इसके बाद है प्रमाल रासो। ये जगनिक ने लिखा। प्रमाल रासो जो लिखा वो जगनिक है। इसका जो समय है वो 13th सेंचुरी है। ये एक वीर गीत काव्य है। इसके अंदर महोबा के राजा परमाल देव के दो वीरों आल्हा और ऊदल, जिनको हम उदय सिंह के नाम से जानते हैं, उनकी वीरता का वर्णन है इसके अंदर। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आला खंड के नाम से गाया था। आला जो होता है, आज भी अगर नेट पे ढूंढोगे तो आला के रूप में रामायण महाभारत बहुत सारी चीजें गाई जाती है। तो ये जो परमाल रासो है ये भी आला खंड के रूप में गाया जाता था। केंद्र बैसवाड़ा है। इसका जो केंद्र है, मतलब जो कहाँ से निकला है? बैसवाड़ा से निकला है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट के सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया था। उसको प्रकाशित किसने करवाया था? फर्रुखाबाद के कलेक्टर ने, जो उस समय उस फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे जिनका नाम था चार्ल्स इलियट। उन्होंने 1865 ईस्वी के अंदर इसको प्रकाशित करवाया था। फिर है रणमल छंद। ये श्रीधर ने लिखा है। इसका जो समय है वो 14th सेंचुरी है। ये भी वीरगीत काव्य है। ईडर के राठौर राजा रणमल की पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त विजय का वर्णन है। मतलब राठौर राजा रणमल ने सूबेदार जफर खान के ऊपर विजय प्राप्त की थी, उसी का वर्णन रणमल छंद के अंदर किया गया है। यह 70 छंदों का काव्य ग्रंथ है। फिर आता है सारंगधर कृत हमीर रासो। हमीर रासो जो सारंगधर ने लिखा, इसका समय 14th सेंचुरी। ये भी एक रासो काव्य है जो कि अनुपलब्ध है, जो मिलता नहीं है। फिर इसके बाद कीर्तिलता, ये इंपॉर्टेंट है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों विद्यापति ने लिखे हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। सबसे पहले कीर्तिलता के बारे में, कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। इसका जो समय है 14th सेंचुरी का एंड और 15th सेंचुरी का स्टार्ट, आरंभ। और ये एक प्रबंध काव्य जो पूर्वी अपभ्रंश में लिखा है। और कीर्तिलता के मुख्य पॉइंट जो है, प्रमुख पॉइंट जो है वो है तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन। अपने पिता का जो राजा कीर्ति सिंह अपने पिता का बदला लेते, उसी चीज का इसके अंदर वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक महत्व जौनपुर नगर का यथार्थवर्ण। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? क्योंकि इसके अंदर जौनपुर नगर का सच्चा वर्णन किया गया, सही वर्णन किया गया, इसी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कवि ने इसे स्वयं कहानी कहा है, मतलब अपनी खुद की कहानी। स्वयं इसकी भाषा को अवहट कहा है। इसकी रचना भृंग भृंगी संवाद में है। फिर कीर्ति पताका, ये भी विद्यापति की रचना है। इसका भी जो समय है वो 14th सेंचुरी का एंड और 15th सेंचुरी की स्टार्टिंग है। यह अप्राप्य, ये मिलती नहीं है। इसमें तिरहुत के राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है, मतलब यहाँ पर शिव सिंह की प्रशस्ति, मतलब उनकी प्रशंसा की गई है कीर्ति पताका के अंदर। ठीक है। रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में, अब रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये अलग अलग राइटर का अलग अलग मानना है। गारसा दत्तासी मानते हैं कि रासो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है उसका जो मूल शब्द है वो रासुए है। गारसा दत्तासी के अनुसार रासो शब्द का जो मूल शब्द है वो रासुए है। हरप्रसाद शास्त्री मानते हैं कि इसका जो मूल शब्द जो है वो राजयस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं रसायन से रास या रासो आता है। नंद दुलारे वाजपेयी मानते हैं इसको रास, मतलब रास से रासो आया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासक से ही रासो आया है। राम स्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं कि राउस का रस, उसी से रासो की उत्पत्ति हुई है। दशरथ शर्मा मानते हैं कि रासक से रासो की उत्पत्ति हुई है। माता प्रसाद गुप्त मानते हैं रासक से रासो की उत्पत्ति हुई है। और गणपति चंद्र गुप्त का कहना है कि रासक, रास, रासा, रासु, रासो, ये सब उत्पत्ति है रासो की। काशी प्रसाद जायसवाल ये कहते हैं कि रासो का मतलब है रहस्य। ठीक है। तो ये अलग अलग कवियों का अलग अलग मानना है। फिर इसके बाद है पृथ्वीराज रासो, इंपॉर्टेंट है, इससे सबके बारे में हमने पढ़ा था। तो पृथ्वीराज रासो जो इंपॉर्टेंट है, ये इसने लिखा था, चंद बरदाई ने लिखा था। मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। अगर पहला महाकवि हम कहें तो मिश्र बंधुओं के अनुसार पहला महाकवि कौन है? चंद बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये, मतलब चंद बरदाई जो है हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य।
तो आचार्य शुक्ल भी कहते हैं कि जो चंद बरदाई है वो हिंदी के पहले महाकवि हैं और उनका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं पृथ्वीराज राउस हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसे निखर कर आया है। फिर बच्चन सिंह कहते हैं यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, पॉलिटिकल है, दूसरे शब्दों में राजनीति की काव्यात्मक त्रासदी है ये। इसमें रासो काव्य के साथ साथ चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं। इसका सबसे बड़ा सर्ग जो है वो कन्वज युद्ध है, मतलब इसके अंदर जो एक कन्वज युद्ध के बारे में लिखा है वो सबसे बड़ा सर्ग है। इसे इस ग्रंथ का मूल कथानक भी माना जाता है, मतलब इसको हम इस कथा का मतलब इस ग्रंथ का सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। कैमास्वद नामक खंड में मंत्री कैमास को कामांध हो जाने और इस कारण पृथ्वीराज पर उसका वध करने का कथानक वर्णित है। पृथ्वीराज रासो का रचना काल मूल रूप सर्वाधिक विवादित है, मतलब पृथ्वीराज रासो का जो रचना काल है ये किसी को कंफर्म नहीं कि उनका रचना काल क्या है, सभी विवादित है। ये विद्वान इसकी प्रमाणिकता को लेकर इस प्रकार विभाजित हुआ। अलग अलग विद्वानों के अनुसार क्या क्या है। मिश्रबंधु मानते हैं कि ये अर्ध प्रमाणिक है, वो मुनि विजय, मतलब ये जो वो पृथ्वीराज रासो है इसको प्रमाणिक मानते हैं मिश्रबंधु, अर्ध प्रमाणिक मानते हैं मुनि विजय और अप्रमाणिक मानते हैं डॉक्टर बूलर। प्रमाणिक कौन कौन से राइटर मानते हैं इसको? मिश्रबंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या और कर्नल टाड। अर्ध प्रमाणिक मतलब आधा प्रमाणिक है, ये कौन कौन मानता है? मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा, ये मानते हैं कि अर्ध प्रमाणिक है, आधा प्रमाणिक है। और अप्रमाणिक मतलब इसके प्रमाण ही नहीं मिलते, इसको कौन कौन मानता है? डॉक्टर बूलर, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हरिचंद, हीराचंद ओझा। इस विवाद से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार है। अब इसमें विवाद के कारण क्या है? सबसे पहले सर्वप्रथम डॉक्टर बूलर ने 1875 ईस्वी में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित कर दिया। अब संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ था पृथ्वीराज विजय, अब जब उसने उसको पढ़ा तो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित कर दिया। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के अनुसार इसकी तिथियों में वास्तविक तिथियों से 90 से 91 वर्षों का अंतर सयास किया गया, मतलब जो ग्रंथ के अंदर जो तिथियां लिखी और जो वास्तविक तिथियां थी उसके अंदर डिफरेंस है, 90 से 91 वर्षों, 90 से 91 वर्षों का डिफरेंस है। इस प्रकार इन्होंने आनंद संवत की परिकल्पना की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसकी रचना सुख सुखी संवाद में हुई। सुख सुखी मतलब तोता और तोती दोनों आपस में संवाद करते हैं, वहां से स्टार्ट होती है। जिस सर्गों में ये शैली नहीं मिलती उन्हें परिक्षिप्त मानना चाहिए, मतलब जहां पर सुख सुखी और संवाद नहीं है तो वो रचना ठीक नहीं है। इसे वह अंश की प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं, जिसे इतिहास विरुद्ध तथ्य कहा है। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में लिखा, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। मतलब उसमें इतिहास मैच नहीं करना चाहिए, मतलब काव्य किस प्रकार का है वो देखना चाहिए। पुरानी कथा काव्य ही अधिक है, इतिहास में वे एकदम नहीं है, मतलब वो एक काव्य है, कथा है, लेकिन वो इतिहास में नहीं है, मतलब एक काल्पनिक कथा है। पुरातन प्रबंध संग्रह में इस ग्रंथ के कुछ छंद संग्रहित हैं, जिससे इसकी प्राचीनता प्रमाणित होती है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि माना कि रासो इतिहास नहीं है, रासो इतिहास नहीं है, एक काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जाता। मतलब जो सत्य घटनाएं होती हैं, अगर कोई अलग चीज प्रूव करना चाहते हो तो उलटफेर कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें जो उनकी सत्य घटना है उसमें चेंजेस नहीं करने चाहिए। ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, क्योंकि इतिहास से कहीं पर भी ये मैच नहीं करता। इसके बाद आता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य रचना, समय और उसके स्मरणीय बिंदु क्या क्या है। पहली रचना है ढोला मारूरा दूहा। लौकिक साहित्य की पहली रचना है ढोला मारूरा दूहा, इसको लिखा था कल्लोल ने। इसका समय 11वीं सेंचुरी है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। ये एक लोक प्रचलित प्रेम काव्य है, राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है, ये ज्यादा फेमस राजस्थान के अंदर है। राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवाड़ी की कथा है इसके अंदर। इसमें नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है कि उसके अंदर कितनी फीलिंग्स है, उसके बारे में ज्यादा लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है, मतलब हेमचंद्र और बिहारी को दोहों को जोड़ने वाली एक कड़ी है ढोला मारूरा दोहा जो है। फिर है अगला अमीर खुसरो की रचनाएं, जो 100 बताई जाती हैं, जिनके मुख्य हैं, मतलब 100 रचनाएं की उन्होंने, जिसमें कुछ कुछ मुख्य हैं, जैसे खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने, गजल, ये अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। इनका जो समय है 1253 से 1325, 1253 से 1325 ईस्वी। अब इनके जो फैक्ट्स हैं, इनकी पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। उक्ति मतलब दिमाग लगता है इसके अंदर,
और अलग विचित्र तरीके से इसको पेश किया गया है पहेलियों को। आवाज़े खुसरवी इसका संगीत संबंधी ग्रंथ है। खालिक बारी वस्तुतः फारसी हिंदी शब्दकोश है, मतलब कि डिक्शनरी है। खालिक बारी जो एक तरह से डिक्शनरी है जिसमें फारसी के और हिंदी मीनिंग बताए गए हैं। इसके ग्रंथ नूह सिपहर में भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन है। फिर इसके बाद आता बसंत विलास। इसके रचनाकार का पता नहीं, इसके रचनाकार अज्ञात हैं। इसका जो समय है वो 13th सेंचुरी है। इसमें बसंत और स्त्री पर बसंत के विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी अंकन किया गया, मतलब बसंत ऋतु का स्त्री पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन इसके अंदर किया गया है। इस श्रृंगारिक काव्य का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया है और 84 दोहों को ही वास्तविक माना गया। इसके अंदर 84 दोहे हैं, जो 84 दोहे हैं जिनको वास्तविक माना गया है। इनकी भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा रूप लेती दिखती है। पिंगल से ये ब्रज भाषा में चेंज होती हुई दिखाई देती है। फिर है विद्यापति पदावली, तो नाम से ही रचना है विद्यापति पदावली, तो विद्यापति ने लिखी है ये। समय जो है 14th सेंचुरी है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्रृंगार भक्ति परक मुक्तक काव्य है जिसके पदों की मातकता को निराला ने नागिन की लहर कहा है। मतलब जो इसके पद है वो इतना मदहोश कर देते कि इंसान नागिन की तरह लहराने लगता है। राम वृक्ष बैनीपुरी ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। मतलब ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक साधन है। मतलब जो व्यक्ति इनकी पदावली को ध्यान से सुनता है तो पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाता है। तो ये थे लौकिक साहित्य की कुछ रचनाएं और उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अब उपयुक्त चारों काव्य ग्रंथों एवं कवियों की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ या लगभग मुक्त ही है। इसके अंदर प्राकृत की रूढ़ियां नहीं है चारों जो ग्रंथकार हैं। जबकि 3 गद्य ग्रंथों की भाषा पर प्राकृतिक रूढ़ियों का प्रभाव मिलता है। गद्य के तीनों ग्रंथों से आशय है राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकार। ढोला मारूरा दोहा मूलतः दोहों में रचित था जिसमें 17वीं सेंचुरी 17वीं सदी के कुशल राय कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़ दी। फिर है अमीर खुसरो। काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौर सैनी और पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। मतलब पहले क्या था, ज्यादातर जो रचनाएं थी वो शौर सैनी और पुरानी ब्रज भाषा में होती है। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पदों तुकबंदी आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना है। मतलब खड़ी बोली में हिंदी का प्रथम कवि किसको माना गया है? अमीर खुसरो को माना जाता है। इनका नाम अब्दुल हसन था। ये क्वेश्चन बन सकता है, अमीर खुसरो का रियल नाम क्या था? अबुल हसन। इनके गुरु जो थे वो निजामुद्दीन औलिया थे। संगीत में ये कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। मतलब कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार इनको लाने वाले कौन थे? अमीर खुसरो थे, जिनका रियल नेम जो था अबुल हसन था। अमीर खुसरो को निम्न उपाधियों से नवाजा गया। अब इनको कुछ उपाधियां मिली, जैसे तोताए हिंदी, हिंदी का तोता, ये उपाधि दी थी इनको अलाउद्दीन खिलजी ने। कवियों में राजकुमार ये उपाधि मिली थी प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा। इनको अवधि का प्रथम कवि माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इन्होंने स्वयं को तूतीय हिंद हिंदुस्तान की तूती कहा है। अपने आप को इन्होंने उपाधि दी है हिंदुस्तान की तूती की। फिर आते विद्यापति 1360 से 1450 के कवि हैं। पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे। मतलब विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र। इन्होंने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की। टोटल 14 ग्रंथ लिखे जिनके 3 भाषाओं में थे। जैसे संस्कृत में इन्होंने लिखा शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पल तक, वर्ष कृत्य। फिर अवहट में इन्होंने लिखी कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कविताएं हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली में लिखी है इन्होंने पदावली और गौरक्ष विजय, एक नाटक है। गौरक्ष विजय क्या है? एक नाटक है। गौरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत और पद्य भाग मैथिली में है। मतलब जो उसका गद्य भाग है वो तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन जो पद्य भाग है वो मैथिली में लिखा है। गौरक्ष विजय का जो एक नाटक है। विद्यापति की पदावली अत्यंत प्रसिद्ध है। उनकी पदावली जो बहुत ज्यादा फेमस है। यह भक्तिपरक रचना है या श्रृंगारपरक? मतलब इसमें डिफरेंस करना मुश्किल है कि इनकी जो रचनाएं हैं वो भक्तिपरक है या श्रृंगारपरक। इसी लेकर विद्वान विभिन्न वर्गों में विभक्त हैं। अलग अलग विद्वानों का मानना अलग अलग है। इसके संदर्भ में उल्लेख्य बिंदु इस प्रकार है। पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण के आराधना गीत हैं। अतः बहुत से विद्वानों ने इन्हें भक्त कवि माना। मिथिला में इन्हें कोई वैष्णव भक्त कवि नहीं मानता, जबकि बंगाल में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, क्योंकि उन्होंने नायक और नायिका, जिसमें राधा और कृष्ण वो भगवान तो हैं, लेकिन उनके श्रृंगार के ऊपर इन्होंने ज्यादा वर्णन किया, उनके प्रेम के बारे में ज्यादा वर्णन किया है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे विद्यापति के कवि रूप में संदर्भ में विद्वानों के पद। श्रृंगारी कवि इनको कौन कौन मानता है? हर प्रसाद शास्त्री मानते हैं,
रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष वैनीपुरी, ये सब इनको श्रृंगारी कवि मानते हैं। इनको भक्त कवि कौन कौन मानता है? बाबू ब्रंजन दास सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों इसको भक्त काव्य भक्त मानते हैं। ठीक है। और रहस्यवादी कवि कौन मानता है इन्हें? जॉर्ज गियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। इनका संबंध शैव संप्रदाय से था। विद्यापति का जो संबंध है वो शैव संप्रदाय से था। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना गया, मतलब कृष्ण की गीति परंपरा इन्होंने ही शुरू की थी, जबकि हरप्रसाद शास्त्री ने कहा है कि ये पंच देवोपासक माना, मतलब सारे पांचों देवताओं को मानने वाले हैं। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा, मतलब एक जाति के लिए लड़ते इसलिए इसको जातीय कवि कह दिया। निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा, इनकी जो पदावली के पद है वो नागिन की लहर की तरह हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा। विद्यापति को मैथिल कोकिल, मतलब मिथिला की कोयल के रूप में, और अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। इस पे तो क्वेश्चन भी बन सकता है, मैथिल कोकिल कौन है? तो वो विद्यापति हैं। अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, कवि शेखर के नाम से जाना जाता है, कवि कंठहार के नाम से, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन आदि उपाधियों से इन्हें विभूषित किया गया है। अब कुछ डिफरेंस है। अब हमने पढ़ लिया लौकिक साहित्य पढ़ लिया, कुछ अलग सी रचनाएं हैं। जैसे पृथ्वी चंद्र की मात्र प्रथमाक्षरा दोहरा को सर्वप्रथम बावनी काव्य माना। पहला बावनी काव्य कौन सा है? मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा, ये पृथ्वी चंद्र ने लिखा। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कवि राजा बांकीदास की कुकवि बत्तीसी में हुआ है, मतलब राजा बांकीदास ने एक ग्रंथ लिखा था कुकवि बत्तीसी जो 1817 में लिखा था, उसमें सबसे पहले डिंगल शब्द का प्रयोग हुआ था। चरचरी और चांचरी आदिकालीन काव्य रूप है। हरिभद्र सूरीकृत सम्राइचकहा में इसका प्राचीनतम उपयोग मिलता है। जगत्य सुंदरी प्रयोगमाला एक वैदक ग्रंथ है, इसके रचयिता ज्ञात नहीं है, इनका ये नहीं पता किसने लिखा है। दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद करने वाला हिंदी का प्रथम कवि भुआल, इसकी जो समय है वो 10th सेंचुरी है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में प्रारंभिक काल जो था 700 से लेके 1444 के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया गया है। अगले संस्करण में नाथ पंथियों और सिद्धों को शामिल करते हुए इस काल में कवियों की संख्या जो थी वो 75 तक पहुंच गई थी। ठीक है। गद्य साहित्य के रचनाकार, रचना, समय और उसके स्मरणीय बिंदु। अब इसकी जो रचना है कुवलय माला कहा, ये लिखी थी उद्दतन सूरी ने। इसका जो समय 9th सेंचुरी है। यह एक आरंभिक उल्लेख ग्रंथ, गद्य ग्रंथ अपनी भाषा के कारण चर्चित है। इसमें कुछ एक स्थानों पर उस समय की सामान्य प्रचलित भाषा का सुंदर रूप मिलता है। दूसरी है राउलवेल, ये रोड कवि ने लिखी, 10th सेंचुरी की रचना है। इसमें शिलांकित कृति है। इसमें गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राउल नामक गायिका का नवशिख वर्णन है। नक्षिक वर्णन मतलब उसके सौंदर्य का वर्णन, नक्षिक वर्णन मतलब सौंदर्य का वर्णन किया गया। राउल नायिका का नाम है। ठीक है। राउल वेल में उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसमें हिंदी के नक्षिक वर्णन की परंपरा का आरंभ होता है। तो यहाँ पर नक्षिक वर्णन, सुंदरता के वर्णन का आरंभ भी इसी राउल वेल से ही माना जाता है। फिर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये लिखा था दामोदर शर्मा ने 12th सेंचुरी में। बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है इसके अंदर। इससे उस युग के काव्य रूपों की जानकारी भी प्राप्त होती है। इस दृष्टि से इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है और व्याकरण के अनुकूल व्यवस्थित और व्याकरण शास्त्र है। फिर है वर्ण रत्नाकार लिखा ज्योतिश्वर ठाकुर ने, 14th सेंचुरी की रचना है। इसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण, मतलब सच्चा चित्रण किया गया है। मैथिली हिंदी में रचित यह ग्रंथ शब्दकोश सा प्रतीत होता है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया। इसकी एडिटिंग किसने की है? सुमति कुमार चटर्जी ने।